अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में वसीम लियाकत। और आज के दिन बहुत सारे टॉपिक्स पे बात होगी। सबसे पहले पाकिस्तान शाहीन और जिम्बाब्वे के ऊपर बात होगी। पाकिस्तान शाहीन को एक और मैच में जिम्बाब्वे की टीम ने शिकस्त दे दी और बड़ा कन्विंसिंगली जिम्बाब्वे ने मुकाबला जीता। और क्रिक एरविन ने कमाल खेला और उनके साथ उनके ओपनर ने साथ दिया। और उसके साथ पाकिस्तान जो है अब ये जो सीरीज़ है ये जीत तो नहीं सकता, लेकिन बराबर करने के चांसेस अभी भी पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। इसके अलावा लंका प्रीमियर लीग के हवाले से बात करेंगे। बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनको लंका प्रीमियर लीग ने डायरेक्टली साइन किया। उसमें बाबर आजम भी मौजूद हैं, नसीम शाह भी मौजूद हैं और पाकिस्तान से मौजूद हैं। अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स के हवाले से बताएंगे, इसके अलावा साउथ अफ्रीका से कौन सा साइन किया क्रिकेटर और किस ममालिक से उन्होंने क्रिकेटर को साइन किया। इसके अलावा वर्ल्ड कप ICC क्वालिफायर के हवाले से बात होगी। वर्ल्ड कप ICC क्वालिफायर्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। ग्रुप ए में शामिल है वेस्ट इंडीज़, जिम्बाब्वे, नीदरलैंड, नेपाल, USA और ग्रुप B में है श्रीलंका, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ओमान और UAE। और बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है कि जो वेस्ट इंडीज़ है और श्रीलंका है इनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया। ICC कहीं ना कहीं चाह रही है कि वेस्ट इंडीज़ भी जो कि 2 दफ़ा आलमी चैंपियन बन चुकी है वो क्वालिफाई कर जाए, और 1996 लाहौर में चैंपियन बनने वाली श्रीलंका की टीम वो भी किसी तरह क्वालिफाई कर जाए। लंका प्रीमियर लीग के अलावा फिर वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट में एंटी करप्शन के हवाले से उनके जो क्रिकेटर हैं डेवन थॉमस, उनके ऊपर कुछ चार्जेस लगे हैं। लेकिन ये चार्जेस उनके ऊपर लगी है, उनको जवाब की मोहलत भी मिली, अभी तक वो मुअत्तल हुए हैं। लेकिन जो ही पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की बात आती है, पाकिस्तान के क्रिकेटर का 2010 में आपको याद होगा कि एकदम से कोहराम मच गया था। ये क्या कुछ डिफरेंस है ICC की पॉलिसी में या नहीं, इसके हवाले से बात करेंगे। और इसके अलावा 34th नेशनल गेम्स हो रही हैं कोयटा में, उसके हवाले से बात करेंगे। और तमाम तर टॉपिक्स पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं किरण खान, और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगे अरसलान शिराजी साहब। सबसे पहले शिराजी साहब आपकी तरफ आएंगे और बात इस जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान के हवाले से, और ये बताइएगा कि ये क्या हो गया अचानक से। तमाम लोग कह रहे थे कि ये ऐसा टूर है जो कि ज़ाया किया गया, हम अपने लड़कों को ज़ाया कर रहे हैं, 6 से 7 इंटरनेशनल प्लेयर्स हमने भेज दिए, लेकिन अब ODI सीरीज़ है, पाकिस्तान टीम थमने का नाम नहीं ले रही। देखिए असलैन ने इसमें बड़ी सिंपल देखा, एक मैच अभी तक पाकिस्तान जीता है और वो भी DL मेथड पे जीता है, वो भी पाकिस्तान डायरेक्टली नहीं जीता। अगर कल के मैच की, चौथे मैच की बात की जाए, ये 6 अनऑफिशियल ODIs होने थे, जिनमें से 4 हो चुके हैं, जिसमें 3-1 की बढ़तरी है इस वक्त जिम्बाब्वे सेलेक्ट को। कल के मैच की अगर बात की जाए तो उमर बिन यूसुफ की हमें एक अच्छी परफॉर्मेंस नजर आई। 126 बालों पे 153 स्कोर किए, 153 किए, जिसमें 14 चौके और 4 छक्के शामिल थे। लेकिन अगर अपनी बॉलिंग की बात की जाए तो आपने देखा कि किस तरह बुरी तरह पिटे। यानी अगर मेन हमारे जो बॉलर्स थे, मोहम्मद अली और धानी की मैं बात करूं, मोहम्मद अली ने 10 ओवर में 46 स्कोर दिया और कोई विकेट नहीं हासिल कर सके। धानी ने अपना पूरा कोटा नहीं किया और उनके आखिरी ओवर में वो मैच जीत के जो जिम्बाब्वे सेलेक्ट हुई। और अगर उनके वन डाउन और ओपनर की बात की जाए तो 111 किया ओपनर ने, गंभीर ने। और अगर दूसरे वन डाउन की बात की जाए तो 161 स्कोर किया। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि 200 स्कोर पे सिर्फ एक आउट था, तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी बॉलिंग में कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो सिलेक्शन हुई है बॉलिंग के हवाले से, उस पर मुझे एतराज है। और वही चीजें मुझे समझ नहीं आ रही कि ना तो कोई प्रॉपर स्पिनर था हमारी लाइनअप में। कासिम अकरम ने सिर्फ 2 ओवर किए और 18 स्कोर दिए। मुझे नहीं समझ आई कि किस यानी उसके साथ गए हैं। हुसैन तलत ने 3 ओवर किए, उसे 35 स्कोर लगे। तो कामरान गुलाम से भी आप बॉलिंग करवा रहे थे, उससे भी आपने 4 ओवर फेंकवाए, 23 स्कोर उसने दिए। तो कोई समझ नहीं आई कि किस माइंडसेट के साथ जा रहे थे। मेरे ख्याल में हमें ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे अंडर 19 के टूर्स, 18 के टूर, शाहीन के टूर हो रहे हैं। यहाँ से हमें नर्सरी मिलेगी, हमें बैकअप प्लेयर्स मिलेंगे, लेकिन एक स्ट्रेटजी के साथ मिलेंगे। अगर आप जिम्बाब्वे में जाके और इतने अपने प्रोफेशनल यानी जिस तरह आप बता रहे हैं कि 7 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स उसमें मौजूद है और उसके बाद अभी आपने 4 मैचेस में से 3 हार गए, तो आप आगे क्या करने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में PCB को इस पे सोचना होगा। और थोड़ी सी ये अच्छी बात है कि ये टूर्स हों, ये टूर्स बंद हो गए थे लास्ट टाइम में, ये टूर्स होने चाहिए, लेकिन इसमें सिलेक्शन कैसी होनी चाहिए, कौन से प्लेयर जाने चाहिए और उनकी परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, इस पे PCB को देखना होगा। जी बिल्कुल ऐसी है। शिराजी साहब इस तरह कह रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की भरमार है किरण, और आप देखें कि दूसरी जानब सिर्फ आप क्रिक एरविन ले लें या फिर ब्लेसिंग मज़हर रब्बानी ले लें,
एक आध वो मसकाजा की कह लें कि उसके पास भी एक्सपोजर मौजूद है। इस तरफ इमरान बट हैं, हुसैन तलत हैं, आमिर जमाल हैं, शाहनवाज धानी हैं, साइम अयूब हैं। इस तरह के नाम होने के बावजूद भी पाकिस्तान की टीम ओडीआई में क्यों क्लिक नहीं कर रही? देखिए हुसनैन, पहली बात तो ये है कि ठीक है हम टूर्स पे गए, लेकिन बात वही है कि जब आप यंगस्टर्स को कह रहे हैं कि हम मौका दे रहे हैं, अंडर 19 की जो यंग लॉट आ रही है, आप उसमें फिर आप जो इंटरनेशनली ऑलरेडी आजमाए हुए आपके फार्मूले हैं वो आप क्यों इंप्लीमेंट कर रहे हैं? ठीक है, उसमें आप अगर 299 का टारगेट आपको जिम्बाब्वे ने दिया है तो आपकी पूरी टीम ऑल आउट 9 जो है वो 295 पे आउट हो रहे हैं। सिर्फ उसमें 2 आपके क्रिकेटर्स हैं जो डबल डिजिट्स में जा रहे हैं, जिसमें उमैर यूसुफ हैं और कमरान गुलाम है जिन्होंने 55 और 19 सेंचुरी स्कोर की। तो क्या आप पूरी टीम में सिर्फ 2 खिलाड़ी हैं वो परफॉर्म करेंगे? तो ऐसे तो आप नहीं जीत सकते। 6 मैचेस की सीरीज में अगर आप एक मैच जीत रहे हैं जिम्बाब्वे जैसी टीम से, तो बाकी टीम्स के आगे जब आप जाएंगे और जब आपने उसमें इंटरनेशनल खिलाड़ी भी भेजे, उसके बावजूद अगर आप ये हालात और ये सूरत हाल है कि आप उसमें नहीं जीत पा रहे, तो फिर जब आप बिल्कुल ही सारे यंगस्टर्स भेजेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी को देखना होगा, अपने उसको फॉर्मेट चेंज करने की ज़रूरत होगी और नए खिलाड़ियों को मौका देने की ज़रूरत होगी, ना कि जो पहले से खेल रहे हैं इंटरनेशनल पे भी वहीं खेल रहे हैं और जब सिर्फ टूर यंगस्टर्स का टूर के नाम पे भी जब उन्हीं को मौका दिया जा रहा है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी कि जिम्बाब्वे के सामने जाके पाकिस्तान की जो टीम है वो क्यों इस तरीके से कोलैप्स कर रही है। अभी 2 मैचेस हैं, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की टीम वो मैचेस जीत पाएगी? अगर पहले 4 मैचेस में आप इतने बुरे तरीके से कोलैप्स कर गए हैं और 300 का रन कोई बहुत बड़ा मार्जिन, आजकल की जो फॉर्मेट्स हैं क्रिकेट है उसमें इस तरह का बहुत ज़्यादा कोई टारगेट नहीं है, लोग 4-4 5-500 भी एक दिन में चेज कर लेते हैं, तो फिर उसके बावजूद आपके बॉलर्स जो है उनकी पिटाई हो रही है। 60 ओवर्स में वो रन दिए जा रहे हैं। सिर्फ एक शाहनवाज धानी ने मेरे ख्याल से 3 विकेट्स लिए हैं और आपके एक और बॉलर ने 2 विकेट्स लिए हैं, बाकी कोई भी उस तरीके से विकेट्स भी नहीं ले पा रहा। तो जब आपको विकेट्स नहीं मिलेंगे, आप बैटिंग भी सही नहीं कर रहे, आप बॉलिंग भी सही नहीं कर रहे, तो ऐसे में आप सीरीज जीतना तो दूर की बात, फिर मैच भी नहीं जीत पाएंगे। आपने बैटिंग आप ठीक नहीं कर रहे, आप बॉलिंग ठीक नहीं कर रहे, आप फिर फील्डिंग में भी जब आप इस तरीके से कोलैप्स करेंगे तो आप मैच कैसे जीत सकते हैं? अच्छा शराई साहब, ये बताइएगा कि ये हुसैन तलत का क्या रोल रह चुका है? इस्लामाबाद यूनाइटेड से उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, लाहौर कलंदर में वो फेल हो रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आके फेल हो गए। एज अ सीनियर उनको जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ भेजा गया, कभी 5 पे आउट हो रहे हैं और ऊपर से बॉलिंग में 3 ओवर्स में 35 रन दे रहे हैं। ये ओडीआई क्रिकेट है, ये कोई T20 क्रिकेट नहीं है कि 3 ओवर्स में 35 रन को निगलेक्ट किया जाए। अच्छा सैन भाई, इसमें कुछ मैं चीजें अभी मेरी कुलीग बात कर रही थी। एक तो पाकिस्तान ने पहले खेला था और 295 पर 9 था और पाकिस्तान ने सेट किया था टारगेट 296 का, जिसको उन्होंने चेज किया था 47.3 ओवर्स में। और अगर पाकिस्तान के प्लेयर्स की बात की जाए तो 5 प्लेयर्स हमारे डबल फिगर में गए हैं और बाकी सिंगल फिगर में ही रहे और एक्स्ट्रास भी डबल फिगर में गई हैं। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो उसमें शाहनवाज धानी ने अगर 2 विकेट लिए तो 1 विकेट सिर्फ ली थी आमिर जमाल ने, 3 ही आउट हुए हैं। तो ये थोड़ा सा मैं बता दूं, जहां तक आप इन हुसैन तलत की बात कर रहे हैं तो पिछले दिनों बड़ा खूबसूरत एक ट्वीट किया था हमारे सीनियर साथी हैं लाहौर कराची से अली सलमान, अपना एक शो भी करते हैं, उन्होंने किया था कि उन्होंने इस्लामाबाद के कुछ लोगों को मेंशन किया था कि ये रह गए, इन्हें भी वहां पे रख दे। हसन चीमा वहां पे चले गए, रेहान अरसलान भाई सॉरी टू कट यू, आपकी ऑडियो में तो कुछ मसाइल आ रहे हैं तो आपको वापस जो है कॉल पे लिया जाता है। किरण, आप ये बताइएगा कि जिस तरह हुसैन तलत के ऊपर बात हुई है, तो हुसैन तलत एक ऐसा टैलेंट थे जिनकी बहुत ज़्यादा पजीराई की गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने इनिंग्स खेली हैं, फिनिशर का रोल भी प्ले किया, मिडिल ऑर्डर में आके खेले। लाहौर कलंदर में जब से वो गए हैं वो थोड़ा सा फेल भी नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान टीम से भी फेलियर की बुनियाद पर बाहर निकले। अब एज अ सीनियर प्रो आप जिम्बाब्वे में गए हैं तो आपको कुछ ना कुछ सीनियरिटी का वहाँ पे कुछ दिखाना भी चाहिए। बॉलिंग में आपकी पैथेटिक परफॉर्मेंस है, बैटिंग में आपकी पैथेटिक परफॉर्मेंस है, फिर ये लोग जब बाहर निकलेंगे तो ये शोर मचाएंगे जी कि हमारे साथ बड़ी ज्यादतियों में क्रिकेट नहीं मिली। बिल्कुल आपने ठीक हसनैन कहा, जहाँ पे सिर्फ ये देखना होगा कि क्या उनके माइंडसेट आखिर क्यों इस तरह से चीज़ जो है नहीं चल पा रही। इस्लामाबाद ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हम जहाँ पे थोड़ा सा किसी चीज़ का अगर कोई किसी एक जगह पे परफॉर्म करते हैं तो हम उससे एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी लगा लेते हैं कि शायद वो हर जगह चलेगा। तो जब आप देख लें, आप खुद ही कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में उन्होंने परफॉर्म किया लेकिन
लाहौर में नहीं चल रहे, फिर नेशनल टीम में नहीं आए, तो किस बुनियाद पे आखिर उनने क्या यहाँ पर कौन से मैचेस में परफॉर्म किया जिसकी बुनियाद पे उनको सीनियरिटी बेस पे जिम्बाब्वे की टीम के साथ रखा गया? दूसरा आप कह रहे हैं सैम अजूब भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, आपने देखा PSL में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फिर उनको यूएई में जो सीरीज़ हुई वहाँ पर भी मौका दिया गया, तो वो कुछ हद तक बेहतर थे, लेकिन अब वो इस सीरीज़ में उनने उस तरीके से वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाए। तो जितने भी यंग लाट है पहले परफॉर्म करती है थोड़ा सा उसमें लाइमलाइट में आने के बाद सैम का डिफरेंट है। देखें वो PSL में परफॉर्म कर रहे हैं, हुसैन तलत पिछले 5-6 साल से पाकिस्तान टीम के साथ हैं, ठीक है, टीम के साथ भी मौजूद हैं, आप लीग क्रिकेट भी खेलते हैं, आपको पैदर पे चांस भी मिले, लेकिन उसके बाद परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अब वेस्ट कर रहे हैं ना, आप अपने चांसेस को वेस्ट कर रहे हैं। और फिर यही बात आप वाली कि बाहर निकलने के बाद आप अपने आप को इम्प्रूव ही नहीं कर रहे, आप अपना स्कोप ही नहीं दिखा रहे कि आप किस पानी में, कितने पानी में आप क्या कर रहे हैं। जब आप जैसी बात है टीम में आप कोई क्यों आपको रखेगा, आप पर्ची की बिना पे तो नहीं रह सकते, ज़्यादा से ज़्यादा एक दफ़ा होगा, 2 दफ़ा होगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं। तो आखिर में पाकिस्तान जैसी बात इस सीरीज़ में उनको मौका मिल गया, पता चल जाएगा कितने नेक्स्ट टाइम तो नहीं आप सिलेक्ट होंगे, तो फिर आगे बाद में शोर में जाना उससे बेहतर यही होता है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करें, आपके अंदर जो स्किल्स हैं, बैटिंग है, बॉलिंग है, आप ऑलराउंडर बन सकते हैं, अच्छे हो तो आप भाई जब आपको मौका मिलता है आप काम करें, लेकिन नहीं किया जाता और फिर बाद में जो है रोना रोया जाता है। इसी तरह बाकी जितने भी सारे खिलाड़ी गए तो कोई भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा सीरीज में। ठीक हो गया। शिराज साहब, हुसैन तलत जहां से आपने खत्म किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। हुसैन तलत के ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा, ये क्या करना चाह रहे हैं आजकल? देखिए बात फिर वहीं पे है जिस तरह मैं जहाँ पे मेरी बात कटी थी कि वो हमारे एक साफी दोस्त है, उन्होंने ट्वीट किया है कि इस्लामाबाद में 3-4 लोगों को और उन्होंने मेंशन किया कि ये रह गए हैं, इन्हें भी क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा बना लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल में वो जो रह गए हैं उन्हें भी बना लेना चाहिए। हुसैन तलत दोस्ती यारी पे अगर इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये PCB का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि शाइन्स टूर कर रहे हैं, अंडर 19 टूर कर रही है, A टीम के आगे टूर्स हैं, लेकिन उसकी सिलेक्शन का इशू है। जब आप दोस्तियां यारियां निभाएंगे, जब आप यानी आप ये कहेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस है या नहीं है तो ये कैप्टन बनेगा, तो इस तरह चीजें नहीं चलेंगी। आपने देखा हुरैरा बड़ा अच्छा कह रहा है, बाकी आप उमैर बिन यूसुफ की बात करें, अब्दुल्ला की बात करें, कामरान गुलाम की बात करें, मुबशर खान की बात करें, कासिम अकरम की बात करें, कासिम अकरम ने अंडर 19 में कितना अच्छा परफॉर्म किया। तो मेरे ख्याल में हमें अगर इस सीरीज से हम कुछ सीख रहे हैं तो वो ये सीख रहे हैं कि जो परफॉर्म कर रहे हैं उससे कैप्टनसी दी जाए, या जिससे थोड़ा सा एक्सपीरियंस अंडर 19 में ऑलरेडी है उससे कैप्टनसी दी जाए तो आपके रिजल्ट बेहतर होंगे। जिसको अभी तजर्बा ही नहीं है और वो पर्ची की बिना पे उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, उसकी बिना पे आप उसे सिलेक्ट कर रहे हैं और साथ ही उसे आप कैप्टन बना रहे हैं, तो आपकी टीम की परफॉर्मेंस जिम्बाब्वे के खिलाफ ऐसी ही होगी जैसी अभी आप सामने देख रहे हैं। ठीक। अच्छा, ओपनिंग को क्या प्रॉब्लम हो गया किरण? किसी वक्त ओपनर्स को स्टार्ट नहीं मिलता, जब स्टार्ट मिलता है आप देखिए हुरैरा 17 रन बना के आउट हुए, 27 गेंदों का सामना किया, इसी तरह हसीबुल्ला 22 बना के आउट हुए, 33 गेंदों का सामना किया। आपको जब स्टार्ट मिल जाता है तो बीइंग एक यंगस्टर आपकी जो कोचिंग स्टाफ है उसका काम होता है कि आपको जो है वो गाइड करे और आपको इस स्टार्ट को कैपिटलाइज करना चाहिए। ये आदतें जो है वो शुरू में बन जाती हैं, यही आदतें जो है वो फिर आपके साथ सारी उम्र चलती हैं। आप जब स्टार्ट में ऐसे काम करेंगे तो फिर आप सीनियर होने तक भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। बिल्कुल आपने हुसनैन ये बात ठीक कही है कि ये चीज़ें होती हैं इस टाइम फ्रेम पे जब आपको न्यू मौका दिया जा रहा होता है, इस तरह के टूर्स करवाए जा रहे होते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें सिखाई जा रही होती हैं और आपने उनके ऊपर अमल करना होता है और अपनी हैबिट को बिल्कुल आपने बनाना होता है। देखिए अभी तक जो हमारे सीनियर्स खिलाड़ी हैं, हम धोनी की बात करते हैं तो कहते होते थे कि धोनी 5-6 घंटे आपकी नेट में प्रैक्टिस करते थे। हमारे अपने प्लेयर्स बाबर आजम को ले लें, मिसबाह उल हक, वो कई घंटों तक आपकी नेट में प्रैक्टिस करते थे सिर्फ इस चीज़ के लिए। आजकल के खिलाड़ी कहते हैं नहीं सिर्फ जी मैच है, देखा जाएगा जो भी होगा और आज है कल नहीं है, तो इस तरीके से ये चीज़ें नहीं चल सकती। और फिर किसी भी मैच को बनाने के लिए उसकी ओपनिंग पेयर जो है वो बहुत ही अहम किरदार और रोल अदा करती है। किसी भी टीम मैच बनाने में पहले 5 से 10 ओवर जो होते हैं वो आपके मैच बने, आपको पता चल जाता है कि मैच किस तरफ जा रहा है, आप मैच को बना रहे होते हैं। आप जब इतना जल्दी एकदम से कोलैप्स कर जाएंगे तो डेफिनेटली बाकी जो टीम है उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, वो दब जाएगी, फिर वो चाहेगी कि लॉन्ग टर्म चलने के लिए अपने जो
रन्स हैं उनको बनाने के लिए वो फिर डिफेंसिव मोड में आ जाएगी कि हमने सिर्फ अपना डिफेंस करना है, अपने आप को बचाना है। तो उस मोड में फिर आप अच्छा एक स्कोर बोर्ड के ऊपर रन्स नहीं लगा सकते। जब फिर स्कोर बोर्ड पे रन्स नहीं होगा तो आपके बॉलर्स भी उस तरीके से फिर आपको जो है विकेट्स नहीं निकाल के दे पाएंगे। ऑल्दो कि हमारी बॉलिंग लाइन हमेशा बहुत अच्छी होती है, लेकिन जहाँ पे इस टूर में उस तरीके से हमें कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग जो है वो दिखाई नहीं दे रही। और हुरैरा और हसीब जो हैं वो उस तरीके से ओपनिंग जो पेयर है वो स्टार्ट है उस तरीके से जब टीम को नहीं दे पाएंगे तो डेफिनेटली बाकी टीम जो मिडिल ऑर्डर की बात कर लें, मिडिल ऑर्डर भी उस तरीके से परफॉर्म, एक दो खिलाड़ी भी अगर पूरी एंड तक चल जाएं तो आपका मैच बन जाता है। लेकिन मसला ये है कि एंड तक आपने उसको फिनिश करना होता है। जब आप फिनिश नहीं करेंगे, एक स्टार्टअप दे देंगे, बाकी खिलाड़ी आउट हो जाएंगे, फिर वही बात आके ख़त्म हो जाएगी कि इस तरीके से मैचेस नहीं हो सकते। आपके साथ जो आपके मेंटोर्स गए हुए हैं, कोचेस गए हुए हैं, उनको अभी से इस यंग लॉट को दिखाना होगा, सिखाना होगा, बताना होगा कि ऐसे आप अभी से ये चीज़ करेंगे तो आप जब इंटरनेशनल मैचेस में जाएंगे, बाकी बड़े टूर्स में जाएंगे, बहुत सारे आगे इंटरनेशनल टूर्स भी हैं आपके कप में, हो सकता है आप इस बेस में सेलेक्ट भी हो जाएं। कोई एक आधा खिलाड़ी तो अगर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आप को परफॉर्म करके दिखाएगा तो सिलेक्ट भी हो सकता है। तो उनको पॉजिटिव माइंड के साथ चीजों को आगे लेके चलना चाहिए। ओके जी, और यहाँ से ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शिराजी साहब से पूछेंगे ये कैप्टनसी को क्या हो गया। इमरान भट्ट एकदम से कैप्टनसी से हट गए, हुसैन तलत को कैप्टन बनाया गया और फिर कासिम अकरम जैसा होनहार प्लेयर जो कि 4 नंबर पे 5 नंबर पे आना चाहिए वो नंबर 8 पे क्यों आता है। स्टे विद अस, वेलकम बैक टू शो। और अब चलेंगे शिराजी साहब की जानिब। शिराजी साहब ये बताइएगा कि ये जो कैप्टनसी का इशू चला है, इमरान भट्ट को ओवरनाइट आपने कैप्टन रिप्लेस कर दिया और फिर हम देख रहे हैं कि बार बार से कासिम अकरम जैसे सुप्रीम टैलेंट को जिन्होंने बहुत ज़्यादा परफॉर्म भी किया है उनको आप 8वें नंबर पे लेके आ रहे हैं और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 8वें नंबर पे आके फिनिशर वाला रोल प्ले करेंगे। पोजीशन उनकी चौथी 5वीं है। तो जब शाहीन में ऐसी चीज़ें चल रही हैं तो पाकिस्तान टीम में तो ऐसी चीज़ें होना कोई अनहोनी बात नहीं है। देखें, जैसे बड़े होते हैं ऐसे ही छोटे होते हैं, ऐसे ही छोटे होते हैं। तो जैसे बड़ी टीम में हो रहा है वैसे ही छोटी टीम में हो रहा है। यहाँ पे भी वही चीजें हैं कि कोई अच्छा परफॉर्म ना कर जाए, उनसे डरे हुए हैं। और आपके सामने है, जैसे आपने कासिम की मिसाल दी, कासिम ने 15 बालों पे 16 स्कोर किए, 2 चौके मारे, 29 मिनट उन्होंने खेल में रहे, मैदान में रहे। तो मेरे ख्याल में कासिम ने बड़ा अच्छा उस यानी जहाँ पे भी उसे भेजा गया तो उसने जितना वो कर सकता था 106 के स्ट्राइक रेट से वो खेला है, तो अच्छा खेला है। मेरे ख्याल में यहाँ पे बात आपके कोचिंग स्टाफ की भी आती है। आपका हेड कोच है इस वक्त इजाज चीमा, भी मेरी कुलीग कह रही थी कि जो हमारे ओपनर्स हैं उन्हें बताया नहीं जाता कि आगे कैसे लेके जाना है। तो आप इजाज चीमा जो हमारे हेड कोच हैं उनका अपना कैरियर देखें तो उन्होंने 60 टेस्ट मैचेस खेले हैं और उनका 1 स्कोर है। और उन्होंने ओडीआई 14 खेले हैं और उनके टोटल 26 स्कोर है और 9 उनका हाईएस्ट है। जी, आज मुझे पता चल रहा है। बिल्कुल एग्रीड हाईएस्ट है। ऐसे ही। और अगर उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस देखी जाए, क्योंकि वो बॉलिंग में ज्यादा थे, तो उन्होंने टेस्ट में 20 विकेटें ली हुई हैं और ओडीआई में सिर्फ 23 विकेटें ली हुई हैं और एक भी फाइफर नहीं है। दोनों में 4-24 और 4-43 उनका बेस्ट है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे जब आप टूर आप करवाएं, आपकी इनिशिएटिव अच्छा है, लेकिन आप जितना भी अच्छा इनिशिएटिव लेंगे अगर उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जाएगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। एट द एंड ऑफ डे आपको बेइज्जती होगी, आपकी इंसल्ट होगी, आपकी परफॉर्मेंस बुरी होगी और आपकी जग हंसाई होगी। शिराज साहब, थोड़ा सा टॉपिक को हमने चेंज भी करने, इसके बाद और बहुत से टॉपिक्स हैं। शॉर्टली आपका कमेंट चाहूंगा आमिर जमाल और शाहनवाज दानी के ऊपर। बॉलिंग बहुत ही सुपर्ब कर रहे हैं आमिर भी और शाहनवाज दानी भी। देखिए, दो बॉलर्स की अगर बात की जाए और पिछले 4 मैचेस की बात की जाए तो मेरे ख्याल में बेस्ट बॉलिंग की है। रात भी अगर आप देखें 24 बालों में 10 स्कोर चाहिए थे और उस वक्त धानी ने अपना नाम ओवर किया, उसमें सिर्फ 2 स्कोर दिए। फिर जमाल आया, उसने बड़ा अच्छा ओवर किया। तो ये आप 2 बॉलर से नहीं जीत सकते। जैसे मैंने बात स्टार्ट की, मोहम्मद अली है, शाहनवाज दानी है, आमिर जमाल है, तीनों अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन इनके साथ स्पिन की सपोर्ट नहीं है। तो मेरे ख्याल में एक अगर रेगुलर अच्छा स्पिनर जो यानी आप जिसे कहते हैं स्पेशलिस्ट, वो होता तो मेरे ख्याल में चीजें बेहतर होती। और थोड़ा सा बेहतरी की जरूरत है, बल्कि थोड़ी सी नहीं, अच्छी खासी बेहतरी की जरूरत है। आपको जो पर्चियां हैं वो साइड पे करनी होंगी और अगर पर्चियां खिलानी भी है तो उन्हें आप की रोल नहीं देंगे, ना आप उन्हें हेड कोच बनाएंगे ना कैप्टन बनाएंगे, तो मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। ठीक हो गया, और ना उनको वाइस कप्तान बनाएंगे। अच्छा, चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। लंका प्रीमियर लीग में डायरेक्टली साइन किया गया है और अभी ऑक्शन नहीं हुआ, लेकिन प्री ऑक्शन
एग्रीमेंट हुआ है बाबर आजम के साथ उनका हुआ और उसके साथ साथ नसीम शाह का। बाबर आजम और नसीम शाह रिप्रेजेंट करेंगे कोलंबो स्ट्राइकर्स को, इसके अलावा फ़खर जमान रिप्रेजेंट करेंगे कैंडी फाल्कन्स को। कितना हौसला अफजा है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए कि अब किरण पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ऑक्शन से पहले ख़रीदा जा रहा है, ले दे की बात पहले हो रही है। इट इज़ वेरी वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। एग्जैक्टली अगर पाकिस्तान की बात की, कैप्टन के बारे में बात की जाए बाबर आजम की, तो बाबर आजम हमेशा से अब इंटरनेशनल उनके बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है। ठीक है, हम उनको कुछ जगहों में क्रिटिसाइज़ करते हैं और कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आपका असासा होता है आप उसके ऊपर बात भी करते हैं, जब वो गलत करते हैं आप बताते भी हैं, आप तनकीद भी करते हैं। तनकीद बराए सियासत नहीं होनी चाहिए, अगर वो गलत कर रहे हैं तो उसके ऊपर ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन अगर जहाँ पे हम बात करें प्रीमियर लीग की, जो लिंका प्रीमियर लीग है उसमें आपके फ़खर जमान 3 खिलाड़ियों को ऐड करना, उसके अलावा फिर साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर और बाकी जो ऐसे मेन खिलाड़ी हैं उनके साथ जब आपकी टीम्स के प्लेयर्स का नाम लिया जाता है और प्री ऑक्शन से पहले ही उनको खरीद लिया जाता है, तो एक बहुत पॉजिटिव साइन है। इट्स मीन कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उनको दुनिया में लोग जो है देखना चाहते हैं खेलते हुए अपनी टीम्स में भी। और इस तरह से अब बहुत सारी डिफरेंट लीग्स भी हो रही हैं, काउंटी लीग्स भी हो रही हैं, जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेटर्स जो हैं वो खुद को वहाँ पे अपने आप को जो है प्रेजेंट कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन भी कर रहे हैं डिफरेंट तरीकों से। तो ये बहुत अच्छा साइन है। लेकिन मसला ये है कि हमें वहाँ पे परफॉर्म करना भी होगा, सिर्फ ये नहीं है कि अब कर लिया है तो जाके वहाँ पे कुछ ना करें। तो इस तरीके से वो बाबर तो परफॉर्म करेंगे, लेकिन नसीम शाह भी है, वो भी ऑल्दो बहुत अच्छे जो है हमारे बॉलर हैं, तो उन पे भी डाउट नहीं है हमें कि करें। फ़खर जमान का अब देखना होगा कि फ़खर जमान कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये चीज। शिराज साहब, योर टेक ऑन दिस लिंका प्रीमियर लीग। बड़ा हौसला अफजा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि अब पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उनको सबसे पहले साइन किया जाता है और विदाउट ऑक्शन साइन किया जाता है। जी बिल्कुल, ये एलपीएल की अगर बात की जाए तो 31 जुलाई से ये स्टार्ट होगी और बड़ी खुशायद बात है कि इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि बाबर आजम एक इस यानी जो इरा है। सर मेरा ख्याल है आपकी आवाज़ में फिर डिस्टॉर्शन आ रही है, एक दफ़ा फिर आपको कॉल पे लिया जाएगा क्योंकि उस तरह से क्लियर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सॉरी तमाम तरह सुनने वालों के लिए। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा कि बाबर आजम ने जो प्री ऑक्शन सेरेमनी की, वो सारी चीज़ें की हैं, तो ये बाबर आजम वहाँ पे भी ओपनिंग स्लॉट में खेलेंगे, वहाँ पे कोई शोर होगा नहीं होगा? देखिए जी, तो अब डिपेंड करता है ना लिंकर जी, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो है नहीं कि जहाँ पे हम उनको उनकी मर्जी से खिलाया जाएगा। वहाँ पे टीम की मर्जी, वहाँ पे देखना होगा कौन से उनके साथ बाकी प्लेयर्स जो है टीम का हिस्सा बनते हैं, उनके कोचेस कौन है। मुझे लगता है वैसे मोस्ट प्रोबेबली उनको 1 डाउन या डेफिनेटली हमने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में देखा था, रिजवान जब फ्लाई करके गए थे रातों रात, तो उनके लिए हेलीकॉप्टर आया था तो उन्होंने ओपनिंग जाके की थी। तो मेरा ख्याल है कि बाबर ने जो प्री ऑक्शन साइन किया है, तो प्री ऑक्शन में बहुत सारी चीज़ें आप डेफिनेटली जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं, बहुत कुछ कर रहे होते हैं, और ये 30 जुलाई से मेरे ख्याल से स्टार्ट होगी और 19 अगस्त तक जाएगी, तो एक लंबी लीग है और उसमें कंटिन्यूसली आपने मैच भी खेलने हैं। तो डेफिनेटली जो खिलाड़ियों के नंबर्स होते हैं और जिस पोजीशन पर खेल रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी टीम और माइंडसेट बना के टीम को जो है उसका हिस्सा बनाते हैं। तो बाबर आजम वहाँ पर भी अगर जाके इसी तरह से ओपनिंग करते हैं, लेकिन पेयर ज़रूरी है ना, जहाँ पर तो रिजवान उनका पेयर क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं ना, एक लंगोटिया यार कहा जा सकता है कि जिनके साथ उनका माइंडसेट, उनकी नेचर, ईच एंड एवरीथिंग मैच हो रही है। तो लिंकन प्रीमियर लीग में उनके साथ कौन ओपनिंग, फिर अगर एज अ ओपनर जाते हैं तो वहाँ से कौन ओपनिंग करता है, ये बहुत एक जो है सवालिया निशान है अभी कि वहाँ पे कौन करता है और उसके साथ वो किस तरीके से चलते हैं। तो एक मैच, एक अदर 2 मैचेस हो जाए तो हमें पता चल जाएगा। जब तक शिराज साहब आते हैं, हमने एक सवाल आपसे और कर लेते हैं क्योंकि शिराज साहब से भी पूरा पॉइंट ऑफ व्यू लेना है। नसीम शाह की बताइएगा। नसीम शाह इज वेरी वेरी ब्रिलियंट एज फार एज ओडीआई क्रिकेट इज कंसर्न, लेकिन आपने लास्ट पीएसएल देखी है, पीएसएल में उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, T20 वर्ल्ड कप में लास्ट टाइम परफॉर्म किया था, उसके बाद T20 में भी उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ओडीआई में परफॉर्म किया, वो तारीफ भी बनती है। तो नसीम शाह कहीं ना कहीं पे ओडीआई बॉलर ही हैं या इनको ट्राई करना चाहिए T20 में भी, या अगर फिर T20 में इसी तरह एक्सपोज हो गए तो फिर उनकी शायद दूसरी क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, सम टाइम आपको थोड़ा सा समझने में टाइम लग जाता है। ओडीआई में नो डाउट वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, T20 में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन इतनी बुरी परफॉर्मेंस भी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, सम टाइम हैपनिंग्स हो जाती हैं, कभी आपका अच्छा वक्त चल रहा होता है, कभी आपका बुरा वक्त चल रहा होता है। तो इतनी बुरी उनकी पोजीशन नहीं है कि आप कहेंगे वो बिल्कुल ही एक्सपोज हो जाएंगे और आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में वो दिखाई नहीं देंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लग रहा है कि वो परफॉर्म करेंगे डेफिनेटली। जब आप किसी भी लीग का हिस्सा बनते हैं, आप हैवी उनसे अमाउंट ले रहे होते हैं, तो आपकी कहीं ना कहीं जो रिस्पेक्ट है वो भी स्टेक पे लगी हुई होती है कि आपने परफॉर्म करें। नेक्स्ट टाइम अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको कोई लेगा नहीं। जब आपको प्री ऑक्शन में ही
लिया जा रहा है, इट्स मीन कि आपको रिस्पेक्ट दी जा रही है, तो आपका काम बनता है कि आप फिर वहाँ पे परफॉर्म करें और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, तो एक अच्छा इमेज जाना चाहिए और पॉजिटिव इमेज और पॉजिटिव साइंस के साथ, माइंड के साथ आपको खेलना भी चाहिए। ठीक हो गया। शराइश साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शराइश साहब अभी मेरे ख्याल है वापस उनसे कनेक्ट किया जाएगा। अच्छा, वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफायर का आगाज अब 13 जून से होगा और बड़े ज़बरदस्त उन्होंने ग्रुपिंग की है। ग्रुप ए में अगर देखा जाए तो विंडीज़ को रखा गया, जिम्बाब्वे को रखा गया, नीदरलैंड्स है, नेपाल की टीम है, यूएसए की टीम है। और ग्रुप बी की बात की जाए तो श्रीलंका है, आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, ओमान है और यूएई है। किरण, देखने में लग ही रहा है कि थोड़ा सा सेफ खेली है आईसीसी, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं पे वेस्ट इंडीज़ की वो ब्रांड वैल्यू है, कहीं ना कहीं पे श्रीलंकन क्रिकेट की वो ब्रांड वैल्यू है इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो इनको अलग अलग जो है उन्होंने ग्रुप्स में रखा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये ग्रुप्स से निकल के फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे? क्योंकि टॉप 2 टीम्स ने जो है वो आपको पता है कि पहुंचना है वर्ल्ड कप के लिए। डेफिनेटली देखें टॉप 2, और देखिए मुझे लगता है कि इसीलिए आईसीसी ने जो मेन आपकी कह सकते हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट की जो वर्ल्ड कप्स की चैंपियंस रह चुकी हैं उनको सेफ साइड पे रखा है कि दोनों में से उनके पास मार्जिन हो, ठीक है। लेकिन देखिए होने को कुछ भी हो जाता है, अनसर्टन। जुए की टीम भी अनप्रिडिक्टेबल है, वो भी कुछ कर सकती है, ठीक है। दूसरी साइड पे वेस्ट इंडीज़ है, मुझे लगता है वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका दोनों ही जो है कुछ कर सकती हैं, लेकिन मैं जुए को भी हल्के में नहीं लूँगी उस तरह से। नीदरलैंड और आयरलैंड के अगर आपको लास्ट टाइम का वर्ल्ड कप याद हो तो उसमें उन्होंने कुछ मैचेस बड़े अच्छे जो है बड़ी टीमों को हराया था। तो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं क्रिकेट। देखिए वन डे मैच होता है, वो दिन किसी का भी हो सकता है, कोई भी जीत सकती है, लेकिन अपनी तरफ से वेस्ट इंडीज पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि 2 टाइम्स की चैंपियन जो है वर्ल्ड चैंपियन, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि मैं इस तरीके से जो क्वालिफाइड राउंड है वहीं से बाहर हो जाऊं, और इस तरीके से उनका मुल्क भी कभी नहीं चाहेगा, उनके शायकीन। तो मेरी हमदर्दियां जो है वेस्ट इंडीज़ के साथ हैं कि उसको आगे आना चाहिए। देखना चाहिए होगा कि अब उनके मैचेस जो हैं वो किस तरीके से वहाँ पे परफॉर्म करते हैं उनके खिलाड़ी। तो आसान, वैसे ज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उनके साथ जो पूल में बाकी टीमें रखी गई हैं वो इसी वजह से रखी गई हैं कि ये 2 टीमें जो हैं बाहर निकल। लेकिन क्या विंडीज के पूल में आप जिम्बाब्वे को नहीं समझती कि वो एक तगड़ी टीम है और उसके पास भी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मौजूद है, वो कहीं ना कहीं पे मुश्किलात उनके लिए खड़ी कर सकती है? देखिए खड़ी तो कभी भी, देखिए पाकिस्तान के लिए अगर अफगानिस्तान जैसी टीम जो है मुश्किलात खड़ी कर सकती है तो नो डाउट, देखिए वो मैं कह रही हूँ ना कि किसी भी टाइम पे कोई भी टीम आपको टफ टाइम देख सकती है। आज के दौर में आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी टीम कमज़ोर है और वो आप बिल्कुल ही आप उसको अपना हरीफ ही ना समझे, तो ऐसा नहीं होता। कोई भी टीम, अब जिम्बाब्वे जो है ठीक है, आप उसको देख लें, अभी हमारी ठीक है बी टीम के खिलाफ वो खेल रहे हैं तो उनकी बी टीम हमसे कितना बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो हो सकता है वर्ल्ड कप में आपको इस बड़ा सेटअप भी देख सकते हैं। अभी ऑल्दो आईसीसी ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है कि ये 2 टीमें ही बाहर निकल के आए, लेकिन हो सकता है वेस्ट इंडीज़ बाहर हो जाए, श्रीलंका बाहर हो जाए, ओमान, यूएई या नेपाल जैसी कोई टीम आ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? अच्छा, ये बताएं कि ये जो अब जितनी भी टीम्स हैं, आपको पता है कि इनमें वेस्ट इंडीज की बड़ी वैल्यू है। वेस्ट इंडीज ने 2 दफा क्रिस गेल और वो सारे वो जो खिलाड़ी हैं उनका एग्जैक्टली, लेकिन क्रिस गेल तो चलिए आप रिटायर हो गए, लेकिन 2 दफा की चैंपियन है। क्रिस गेल से पहले की बात की जाए तो मैल्कम मार्शल थे, माइकल होल्डिंग थे, सर वेव रिचर्ड थे, बहुत बड़े बड़े नाम इन्होंने बनाए हैं। 2 दफा की आर्मी चैंपियन है। फिर 1996 की चैंपियन है श्रीलंका। लेट्स सपोज आनोनी हो जाती है, एक तरफ से श्रीलंका हार जाती है, दूसरी तरफ से वेस्ट इंडीज हार जाती है, आयरलैंड कहीं ना कहीं से मेक वेज कर लेती है, जिम्बाब्वे मेक वेज कर लेती है, तो बहुत ज्यादा तशवीश नहीं होगी जो फुल नेशन कंट्रीज हैं उनको? देखिए मेरे लिए ये बड़ी बात नहीं होगी। देखिए कोई भी आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन बीइंग ए पाकिस्तानी या बीइंग ए इंडियन या बीइंग ए ऑस्ट्रेलियन, ये आपके लिए एक तशवीश की बात होगी कि किसी भी वक्त अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं है तो आपकी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो सकती है। डेफिनेटली देखें उसमें आप बाकी जो जितनी भी टीम्स हैं, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी बाहर हो सकती है। सिर्फ ये हमारी टीम की जो एशियन कंट्रीज की बात नहीं है, इसमें बाकी जितनी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी बाहर, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया क्या बाहर नहीं हुए कभी भी। तो ये मैं कह रही हूँ ना कि हमें अपने माइंडसेट में ये नहीं बिठाना चाहिए कि हमें लगता है कि सिर्फ वेस्ट इंडीज़ की वहाँ से निकल सकती है, श्रीलंका की में भी कोई बड़ा अपसेट हो जाए, कोई भी टीम बाहर आ जाए। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि यूएई और जिम्बाब्वे की टीम जो है वो भी अच्छी हैं, नीदरलैंड और आयरलैंड में भी, उनमें भी इतनी कैपेसिटी है कि वो कुछ कर सकती हैं। लेकिन डिपेंड करता है ना कि आप कितनी तैयारी के साथ आ रहे हैं, आपका माइंडसेट जो है, आप कितने अपने हाजिर दिमागी के साथ खेल रहे हैं, अपने खिलाड़ियों को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, ऑन द सपोर्ट, ऑन जो फैसले लेने हैं फील्ड में मैच के दौरान में, आपका कैप्टन जो है वो कितना तगड़ा है। तो होने को तो कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन मुझे लगता है कि आराम से वैसे वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका को
फाइनल के लिए क्वालिफाई करना चाहिए, ताकि एक अच्छा जो है आगे भी मैचेस हमें देखने को मिल सकें। जो फाइनल राउंड हो उसमें फिर आपकी टीमों के साथ जब मुकाबला हो तो वहाँ पे ज़्यादा देखने में, शायकीन को देखने में मज़ा। वेस्ट इंडीज़ की टीम को वर्ल्ड कप में देखना चाहेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि क्वालिफायर से जो है वो टीमें बाहर हों। अच्छा किरण, ये बताइएगा कि अब वेस्ट इंडीज़ की बात हो रही तो वेस्ट इंडीज़ की तरफ आ जाते हैं। उनके एक क्रिकेटर हैं डेवन थॉमस, जिनको जो है वो पाबंदी का शिकार भी हो सकते हैं। अभी तो उनको मुअत्तल किया गया है और लग ये रहा है कि वो शायद पाबंदी का शिकार होंगे अगर वो अपने एविडेंस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन्होंने वेस्ट इंडीज़ की जानिब से एक टेस्ट खेला, 12 ओडीआईज़ खेले, लगभग 20 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। सो ये तमाम चीज़ें जो है वही पाकिस्तान के लिए फैसिलिटीज़ क्यों नहीं है? अब उनको जवाब के लिए भी बोला गया है। इनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि लंका प्रीमियर लीग में, अबू धाबी T10 लीग में, इन तमाम तरह लीग्स में जो है वो एक दूसरे के साथ जो है मेरा ख्याल है कि स्पॉट फिक्सिंग में भी और कुछ खिलाड़ियों के साथ भी इन्वॉल्व रहे हैं। तो ये इनको जवाब भी मिल रहा है, इनके साथ बड़ा इजीली जो है वो बिहेव कर रहे हैं। तो अब ये हो क्या रहा है? पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा था। देखिए, इसमें सबसे बड़ी वो बिग 3 की गेम तो आपको याद होगी कि बिग 3 नेम जो है कंट्री, सॉरी मैं कहूँगी, जब आपकी इन्वॉल्व आईसीसी, जब क्रिकेट बोर्ड की आईसीसी के ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ वो चाहेंगे किसी तरीके से टीम ही बैन हो जाए और इसको देखें नहीं। तो उनके खिलाड़ियों के साथ तो ये चीज़ होगी। फिर जब हम मोहम्मद आमिर की बात करते हैं, सलमान की बात करते हैं, जब उन पर मैच फिक्सिंग का आया था तो उनमें 2 दिनों के अंदर फटाफट से पाबंदी लग गई थी कि ठीक है जी, ये इतने साल के लिए नहीं खेल सकते, ये इतने साल के लिए कैद हो गई, ये वो। तो बाकियों के लिए कानून, वो कहते हैं ना दोहरा कानून है, जहाँ पे हम जंगल का राज चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है जहाँ पे। तो अब जवाब दे देते हैं तो वेल एंड गुड, मुझे नहीं लगता, वैसे मुझे लगता है कि उन पे साबित हो जाएगी जो अभी तक के एविडेंस सामने आ रही है। लेकिन इतना रिलैक्सेशन क्यों हो रही है? हमारी तरफ तो रिलैक्सेशन नहीं होती, लेकिन किसी और की तरफ रिलैक्सेशन हो जाती है यार। उसकी बात या फिर हम भी कहीं ना कहीं पे बीइंग ए बोर्ड अगर बात की जाए, पीसीबी ने भी बहुत ज्यादा हम स्टैंड नहीं लेते। हम अपने खिलाड़ियों को उस तरह से, अगर ठीक है एक चीज आ रही है, पहले आप कहेंगे हम खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अगर प्रूफ्स मिलते हैं तो हम खुद उनको बैन करेंगे, आप उनको मौका ही ना दें। लेकिन जहाँ पे हम कहीं ना कहीं आते हैं, हमारा मीडिया भी एक साथ शुरू हो जाता है, हम बिना किसी चीज़ की तहकीकात किए हुए हम उस चीज़ को साबित कर देते हैं कि ठीक है ये चीज़ आ गई है, अगर किसी ने कही है। और स्पेशली जब इंडिया की तरफ से आपको लगता है कि उनकी तरफ से जब ऐसी कोई लॉबिंग की जाती है, कोई भी चीज़ की जाती है, तो हमें तो लगता है कि ठीक है वो तो ठीक कह रहे हैं, उनका इन्फ्लुएंस है, वो बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं बिहाइंड द सीन। जैसे कि अभी एशिया कप की अगर हम बात करते हैं तो कभी भी भारत नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान को फ़ायदा हो। ऑल्दो कि ठीक है अब 27 मई को जो इजलास होगा उसमें फैसला हो गया, नजम सिरसा बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं बिहाइंड द सीन। तो ये चीज़ें सारी देखनी होंगी, हमें खुद भी स्टैंड लेना होगा। हम कहीं ना कहीं दब जाते हैं, हमें दबना नहीं होगा। अभी भी नजम सिरसा ने पहले हमें कुछ और स्टांस दिया कि जी अगर भारत एशिया कप में नहीं आएगा तो हम वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे। अभी वो न्यूट्रल वेन्यू की बात करें, फिर बार बार न्यूट्रल वेन्यू को चेंज करने की बात हो रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें कि हम शायद इंडिया के सामने खड़े ही नहीं हो सकते। वो रेवेन्यू जनरेट करता है, बोर्ड करता है, सबसे ज़्यादा मुनाफा भी वहीं कमाता है, और फिर बाद में सबसे ज़्यादा फैसले जो मनवाने की पावर है वो भी इंडिया के पास है। वो जो चाहता है वो हो जाता है और हम सिर्फ मुंह देखते रह जाते हैं, वो जो कहते हैं हम मान भी लेते हैं। चलिए जी किरण, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और अरसलान शराई साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शराई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इंडियन प्रीमियर लीग के हवाले से बात करेंगे, जहाँ पर चेन्नई सुपर किंग फाइनल में पहुंच चुकी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। और इस वक्त कोयटा में जा रही है 34th नेशनल गेम्स, और नेशनल गेम्स के हवाले से हमारे पास एक शॉट भी मौजूद है। अब सबसे पहले शॉट देखते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि नेशनल गेम्स की सूरत हाल क्या है, कौन सी टीम जो है वो नंबर 1 है, कौन सी टीम नंबर 2 है और कौन सी टीम नंबर 3 है। आप सबको पता है कि ओलंपिक एसोसिएशन के ज़रिए तमाम नेशनल गेम्स जो है वो इस बार कोयटा में हो रही हैं, और इसमें आज़ाद कश्मीर का 91 अफराद का जो खिलाड़ियों का जो दस्ता है वो शिरकत के लिए जा रहा है। इसमें हमारे पहले से भी कुछ इवेंट्स थे, लेकिन वो आपको पता है कि अमन व अमा के मसाइल के हवाले से वो हम कवर नहीं कर सके। लेकिन इस मरतबा ये जो हमारा दस्ता है ये 91 प्लेयर्स पे मुश्तमिल है, जो कि नेशनल गेम्स में शिरकत के लिए जा रहा है। टेबल टेनिस की टीम को प्रेजेंट कर आज़ाद कश्मीर की तरफ से, और पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक अच्छा टफ टाइम देंगे और आज़ाद कश्मीर के लिए गोल्ड मेडल के जीतने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। ताइक्वांडो का जो हमारा मार्शल आर्ट्स के जितने भी इवेंट्स हैं उनमें से ताइक्वांडो का मैं प्लेयर हूँ, और इंशाल्लाह मैं यकीन से कहता हूँ कि इंशाल्लाह हम जीत के आएंगे। तो मेरा नाम लुबना सगीरा है, मैं आज़ाद कश्मीर की नेशनल प्लेयर हूँ। हम लोग 34th नेशनल गेम्स के सिलसिले में कोयटा जा रहे हैं अपनी एथलेटिक्स की टीम के साथ।
तो हमारी टीम की माशाल्लाह से बहुत अच्छी तैयारी है। इंशाल्लाह हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि अपने कश्मीर के लिए मेडल्स लें और अच्छे नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे भी हम परफॉर्म। जी हाँ, तो ये कश्मीर का दस्ता था जो कि 34 नेशनल गेम की जानिब जब वहाँ पर गया तो हमारे एबीएन के नुमाइंदा वहाँ पे मौजूद थे। 34 नेशनल गेम्स के हवाले से आपको बताते चलें कि पॉइंट्स टेबल पे आर्मी जो है 78 गोल्ड मेडल्स के साथ नंबर 1 पे है, वापडा 31 गोल्ड मेडल्स के साथ नंबर 2 पे है, नेवी 26 के साथ नंबर 3 पे है, एयरफोर्स काफ़ी पीछे है, 3 गोल्ड मेडल अभी तक जीत सकी, केपीके जो पूरा सूबा है अभी तक 1 गोल्ड मेडल जीत सका और बलूचिस्तान के हिस्से में कोई गोल्ड मेडल नहीं आया लेकिन 4 सिल्वर मेडल बलूचिस्तान ने अपने नाम किए। पंजाब के हिस्से में भी कोई गोल्ड मेडल नहीं आया, 4 सिल्वर मेडल अभी तक जीते। सिंध के हिस्से में 2 सिल्वर मेडल आए और इस्लामाबाद जहाँ में हम बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद जो है वो अभी तक एक ब्रॉन्ज मेडल जीत सका। सो ये 34 नेशनल गेम के हवाले से जितनी भी अपडेट्स होंगी वो हम आपको देंगे। लेकिन अभी बात करेंगे आईपीएल के हवाले से। चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस के माबेन एक ज़बरदस्त मुकाबला खेला गया और क्वालिफायर का मुकाबला था। जो जीतेगा वो सिकंदर था और उसने फाइनल पहुंचना था। चेन्नई सुपर किंग ने शिकस्त दी है गुजरात टाइटंस को और इस तमाम तर इशू पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बहराम काजी, स्पोर्ट एक्सपर्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। बहराम, वेलकम करते हैं और सबसे पहले थोड़ा सा हमारे लिए, हमारे नाज़रीन के लिए ओवरव्यू कीजिएगा CSK वर्सेज गुजरात टाइटंस। जी अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर से शो में दावत देने के लिए। बहुत बड़ी गेम थी आईपीएल के अंदर, ये टॉप 2 की गेम होती है क्वालिफायर्स वाली, जिसके अंदर आपने जैसे बोला विनर फाइनल खेलता है और विदाउट डाउट ये शायद 2 बेस्ट टीम्स थी इस आईपीएल के अंदर, जिसमें गुजरात जो थे वो मेरे हिसाब से तो ओवरवेलमिंग फेवरेट्स थे। यस, चेन्नई अपने घर पे खेल रही थी और MSD महेंद्र सिंह धोनी उनके कप्तान हैं, उनका क्राउड बहुत माना जाना है पूरी दुनिया में। बल्कि अगर आप फ्रेंचाइज T20 क्रिकेट में देखें तो जो चेन्नई का जो क्राउड है, उनकी जो येलो आर्मी है चीपॉक में, उसकी काफी जी हाँ, वो है, पाकिस्तान में भी उनकी रेपुटेशन है। बहुत फैन फॉलोइंग है। बिल्कुल बिल्कुल। और महेंद्र सिंह धोनी लेजेंडरी कप्तान है, लीडर है। 10वां फाइनल खेलेगी अब CSK अपनी 14 साल या 14 सीजन जो वो खेले हैं टोटल, 10वां फाइनल खेलेंगे। जीते वो सिर्फ 4 है, मगर इस तरह की कंसिस्टेंसी वाकई दाद देनी पड़ेगी और ऑब्वियसली फिर धोनी जब कप्तान होंगे तो इस तरह के नंबर्स आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हो। बट जब ये मैच शुरू होने से पहले मैं जो था, मुझे लग रहा था, मेरा ज़हन मुझे कह रहा था कि गुजरात फेवरेट्स और गुजरात ले जाएगी, क्योंकि जो चिपॉक की विकेट है वो जरा स्लो साइड पे होती है, इतनी ड्यू भी नहीं थी इस गेम में। और मुझे लगा था कि राशिद खान और नूर अहमद बहुत ज्यादा भारी साबित होंगे चेन्नई के लिए। और राशिद ऑफ कोर्स one of the most sought after players in world cricket, not just in T20, even वनडे में भी बहुत अच्छे हैं वो, टेस्ट भी 1-2 खेले हैं। तो राशिद खान मुझे लग रहा था डिफरेंस होंगे दोनों टीम्स के दरमियान, क्योंकि एक तरफ आपके पास राशिद की ब्रिलियंस थी और एक तरफ चेन्नई का क्राउड और धोनी की लीड की हुई टीम। बट राशिद खान के ही ओवर्स में 4 ओवर्स में 37 रन स्कोर किए चेन्नई के ने और सिर्फ 1 विकेट खोई। सो वही इतनी बड़ी एक विक्ट्री ऑन इट्स ओन थी कि मैं कहता हूं आधा पाऊं तो उनका फाइनल में तभी चला गया था। सो आई थिंक दैट्स वेयर अ की बैटल वाज वन और चेन्नई को इससे बहुत फायदा हुआ कि उन्होंने राशिद खान को नलिफाई कर दिया और ऑफ कोर्स होम पे तो थे ही एंड दे डेफिनेटली प्लेड द कंडीशंस बेटर। अच्छा, मैच पे भी बात करेंगे। ये बहुत बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, कि क्या ये MS धोनी का आखिरी IPL इवेंट है, इसके बाद MS धोनी खेलते हुए नजर आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि सरप्राइजिंगली उनकी टीम एक दफ़ा फिर फाइनल जीत चुकी है और इससे बड़ा मौका क्या हो सकता है MS धोनी के लिए कि एक दफ़ा फिर ट्रॉफी लिफ्ट करें और कहें गुड बाय इन टाटा IPL इन ऑल फॉर्मेट्स। तो आपके पास कुछ खबरें हैं कि MS धोनी का ये आखिरी IPL है या नहीं? हो भी सकता है। MS धोनी से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि देखें, मुझे इस टूर्नामेंट को खेलने में कोई ऐसा मुश्किल फेस होती नहीं है। मैं 8 से 9 महीने कुछ नहीं करता, फिर साल की शुरुआत में मैं जाकर ट्रेनिंग शुरू करता हूं और फिर ये शुरू हो जाता है आपका टूर्नामेंट, लगभग एंड ऑफ मार्च मेरे ख्याल से शुरू हो जाता है IPL। सो 8-9 मंथ्स उनके हैं साल के अंदर, जिसके अंदर वो वैसे ही क्रिकेट नहीं खेल रहे एंड 3-1 महीने वो कंपेटिटिव क्रिकेट की तरफ फोकस करते हैं। तो उन्होंने यही कहा है कि ही विल हैव टू असेस हिज फ्यूचर और इस IPL के खत्म होने के बाद 8-9 महीने बाद वो असेस करेंगे कि क्या वो ये फिर से करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। नोइंग MS धोनी, कोई ये ग्रैंड एग्जिट नहीं होना, उनको बिल्कुल भी शौक नहीं है कि बहुत ही उनका कोई सेरेमोनियस किस्म का फिनाले हो करियर का या एंड हो करियर का। आपने उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखा होगा कितने आराम से वो साइड पे हो गए, कोई उनके लिए कोई बड़ा ओकेजन उस तरह उन्होंने नहीं बनाया। तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर चेन्नई के लिए भी ऐसा ही हो
कि वो अभी बेशक जीत भी जाए आईपीएल, शायद आपको नवंबर में उनसे मिले ये सुनने को कि बस दिस इज इट, उन्होंने और क्रिकेट नहीं खेलनी। दिस इज वेरी ऑन ब्रांड फॉर एमएस धोनी, ठीक है, अच्छा। और मुझे लगता है वो ऐसे ही करेंगे। सीएसके की ओपनिंग शराकतदारी की, ओपनिंग पार्टनरशिप उनकी बड़ी ज़बरदस्त रही। गायकवाड ने 60 रन की इनिंग्स खेली। कॉनवॉय जो पाकिस्तान सुपर लीग में भी अच्छा खेल रहे थे, पाकिस्तान में भी अच्छा खेले, 40 रन उन्होंने बनाए। तो ये कैसा देख रहे हैं आप इस ओपनिंग पार्टनरशिप को? और इसके बाद थोड़ा सा लड़खड़ाई ज़रूर है सीएसके की टीम, लेकिन फाइनली उन्होंने 172 रन बना लिए थे। अच्छा आपने सवाल पूछा क्योंकि जो आप स्कोर कार्ड देखें तो लगता है कि बहुत ही जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप थी, और अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप थी भी। और कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड जो हैं वो अच्छा खेल रहे थे पहले पिछली गेम्स में भी, मगर इस क्वालिफायर में अगर आप गौर करें तो जो कॉनवे थे उनसे लग नहीं रही थी। ही वाज ट्राइंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, मगर इट वाजंट कमिंग ऑफ ऑन द बैट। एंड कॉनवे खुशकिस्मत अपने आप को भी कंसिडर कर सकते हैं कि विकेट नहीं लूज हुई और वो चलते गए, और चलो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया। गायकवाड जो है वो ज्यादा अच्छा खेले कंडीशंस के हिसाब से, तो वो बहुत अच्छा खेले, मैन ऑफ द मैच भी बने। बट जब वो 2 रन पे थे, सिर्फ 6 डिलीवरियों पे, तब उनका डिसमिसल जो था वो हो गया, नल एंड वॉइड हो गया, क्योंकि जो नालकांडे थे उन्होंने नो बॉल करा दी थी। सो ही वाज आउट, बट नालकांडे हैड ओवरस्टेप्ड। और इसमें मेरे ख्याल से, चले एक तो आप कह सकते हैं किस्मत चल गई गायकवाड की, बट मेरे ख्याल से गुजरात पे एक क्रिटिसिज्म बनता है कि एक ऐसा प्लेयर दर्शन नालकांडे जो कि आपके लिए पूरा सीजन नहीं खेला, उसको आपने पहली गेम ऑफ द सीजन खिलाई इतनी बड़े ओकेजन पे, क्वालिफायर में, डू और डाई, वेल नॉट डू और डाई, बट बेसिकली अगर आप जीत गए तो आप फाइनल में हो। मेरे हिसाब से ठीक है, अगर आपने यश दयाल को नहीं खिलाना था तो नालकांडे की जगह आप ऑप्ट कर सकते थे जॉश लिटल के लिए, अलजारी जोसेफ के लिए, जो कुछ और एक्सपीरियंस्ड और कुछ बेहतर बॉलर्स भी थे आपके पास। साथ आप शानका को बिठाकर कोई लोकल बैटर खिला देते, साई सुदर्शन खिला देते, उनका अच्छा आईपीएल जा रहा था। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी फ्लॉ हुई है गुजरात के पार्ट पे टैक्टिकली, एंड आई थिंक दिस माइट हैव कॉस्ट देम द गेम, बिकॉज मैं इसमें कसूरवार नहीं ठहराना चाहूंगा नालकांडे को, क्योंकि उनकी तो उनका पहला मैच था। आई डोंट थिंक ही इज द वन टू बी एट ब्लेम ओवर हियर। अच्छा, ये बताइएगा कि जब गुजरात आगाज किया तो सब यही नजरें लगाए हुए थे कि आजकल जो प्रिंस हैं, जो कि किंग बनने वाले हैं, एक किंग विराट हैं, एक किंग जो है वो बाबर हैं, तो प्रिंस जो है एक दफ़ा फिर उन्होंने 42 रन बनाए, थोड़ा सा अनलकी रहे, उसके बाद वो आउट हो गए। लेकिन उसके बाद भी हम अगर पूरे का पूरा बैटिंग कार्ड देखें तो राशिद खान हमें नज़र आते हैं, और राशिद खान इस आईपीएल में भी और पिछली आईपीएल में भी आप देखें तो बॉलिंग से ज़्यादा वो कहीं ना कहीं पे बैटिंग में भी वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहले तो शुभमन गिल की बात कर लेते हैं। जबरदस्त टूर्नामेंट जा रहा है उनका। आई एम नॉट श्योर अगर वो टॉप स्कोरर बन गए हैं पिछले मैच के बाद या नहीं, क्योंकि वो बस थोड़ा सा ही पीछे थे फाफ डू प्लेसी से, मगर बन ही जाएंगे वो इवेंचुअली, क्योंकि अभी तो गुजरात ने और भी खेलना है। ही हैज बीन इन फिनोमिनल फॉर्म, और ठीक है आज उनका उस तरह का शायद दिन नहीं था, बट उसमें भी आप देखें, अगर आप उनकी इस इनिंग्स में भी देखें तो कुछ ऐसी शॉट्स थी जिसमें आपको लग रहा था कि यार व्हाट अ प्रोडिजी, मतलब क्या ही कमाल बैटर रही है। उनकी विकेट बहुत बड़ी विकेट थी चेन्नई के लिए, नो डाउट, और वहां पे आप कह सकते हो गुजरात के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। जो है कन्वेंशनल विजडम यही कह रही थी कि अब मुश्किल है गुजरात जीते, बट देन अगेन राशिद खान आ गए। नॉट अ गुड डे विद द बॉल फॉर राशिद, मगर बैटिंग में उन्होंने ये कर दिखाया हुआ है हमें। एडलेड स्ट्राइकर्स के लिए अगर आपको याद हो, बिग बैश में राशिद खान की बहुत परफॉर्मेंसेस है विद द बैट। अभी इस T20 वर्ल्ड कप में जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही, होम टीम के खिलाफ एडलेड में राशिद खान ने तकरीबन मैच जिता दिया था अफगानिस्तान को। तो अब आप इनको सिर्फ एक फ्रंट लाइन बॉलर नहीं कह सकते, अब ये डेफिनेटली एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, और उस तरह के जबरदस्त किस्म की बॉलिंग ऑलराउंडर है जो नीचे आकर इंप्रोवाइज कर सकता है, छक्के लगा सकता है, और इनकी अपनी स्ट्रोक्स हैं, खुद इन्वेंट करते हैं ये। तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है। बैराम जी, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, मुझे जल्दी से बता दीजिएगा कि ये इतना बड़ा मिडिल ऑर्डर है, हार्दिक पांड्या वहाँ पे मौजूद हैं, दर्शन शानाका मौजूद हैं, फिर उसके बाद डेविड मिलर मौजूद हैं, क्या रीजन है इनके फेलियर की? शॉर्टली मुझे बताइएगा। फेलियर की रीजन आपको कम और मैं चेन्नई की सक्सेस की रीजन आपको ज्यादा बता देता हूं कि स्पिनर्स जो हैं चेन्नई के दोनों, जो रविंद्र जडेजा और मनीष ठीकशना थे, इन्होंने जिस तरह आपको चोक की है ना गुजरात को बीच में, विकेट्स निकाली हैं। ठीकशना ने भी 2 विकेट्स निकाली, जडेजा ने 2 विकेट्स निकाली, बल्कि जडेजा ने तो 4 ओवर्स में 2 for 18 के अलावा 22 रन भी मारे हैं 16 बॉलों में। मेरे ख्याल से तो वो मैन ऑफ द मैच होने चाहिए थे, सुपरस्टार परफॉर्मेंस थी। सो आई थिंक दैट इज वेयर द गेम वाज वन बाय चेन्नई, कि मिडिल ऑर्डर का जो कोलैप्स गुजरात का ट्रिगर किया ना स्पिनर्स ने चेन्नई के, आई थिंक वो एक मेन बैटल थी जो चेन्नई जीत गई, और उसके वजह से वो मैच भी जीत गई। अपार्ट फ्रॉम दैट
आई थिंक जो कैमियोज थे चेन्नई की बैटिंग में फ्रॉम अंबती रायडू, अजिंक्य रहाणे एंड इवन मोइन अली, क्विक रन्स जो दे दिए ना, Exactly. वही एंड में डिफरेंस बन गए। थैंक यू वेरी मच बहराम काजिम थे, और जो कि हमें इनसाइड बता रहे थे आईपीएल का जो क्वालिफायर हुआ सीएसके के हवाले से और गुजरात टाइटन के हवाले से। अब गुजरात टाइटन को मेहनत करनी होगी और सीएसके को एंजॉय करना होगा, देखना होगा कि कौन आगे उनके साथ फाइनल खेलेगा। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।